नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। तो आज हम लोग प्रसिद्ध कुंडलियों में चर्चा करेंगे अमरीश पुरी जी की जन्म कुंडली और रेफरेंस है कुंडली संग्रह खंड। तो अगर हम अमरीश पुरी जी के व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ें प्रधान रहती हैं। हमने किस प्रकार से व्यवहार किया और किस प्रकार का हमारी समाज में इमेज बनी। तो अमरीश पुरी जी को वैसे उनके व्यक्तिगत जीवन में जो जानने वाले हैं, जो जानकारियां हमें मिली उस अनुसार मिलनसार सबके साथ मिलकर चलने वाले और काफी हद तक कुंभ राशि मिलान होता है व्यक्तित्व अनुसार। लेकिन जो लग्न, जो व्यक्तित्व हमारा रिफ्लेक्ट होता है समाज में देखा जाता है, वो लग्न से जाना जाता है कि व्यक्तित्व कैसे हैं। तो मकर लग्न समाज में रिफ्लेक्ट हुआ। मकर लग्न कमांडर का फेवरेट लग्न है। यानी इस लग्न को अगर अच्छे से समझना है तो हमें समझना होगा मंगल का मूल स्वभाव। कमांडर को जो राशि सबसे ज्यादा अच्छी लगती है वो मकर है। मकर का अगला स्वरूप देखकर ऐसा लगता है जैसे वो कोई एक मेढ़ा है, या कह सकते हैं एक एरीज की तरह दिखता है एक। और उसका जो पिछला स्वरूप है मकर का, वो क्रोकोडाइल का है। तो जो समाज में इमेज बनी वो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, और जिस रूप में हम उन्हें जानते हैं, हालांकि उसमें अपना पंचम भाव का महत्व होता है, अरुधा लग्न का भी महत्व होता है, लेकिन हमने क्योंकि प्रसिद्ध जन्म कुंडलियों में सिर्फ लग्न कुंडली से चर्चा कई कुंडलियों की है, तो हम लग्न से क्या क्या जान सकते हैं अभी उसी पर बातचीत करेंगे कि लग्न को देखकर हम क्या क्या कुछ बता सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो मन इनका यानी चंद्रमा वो 11वीं राशि में बैठकर कार्य कर रहा है, यानी जो बहुत चक्र में 11वीं राशि है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि का स्ट्रक्चर अपने को पता है, वो श्रम और रोजगार मंत्रालय का स्वामी शनि जैसा बर्ताव करते हैं वो कुंभ राशि से ही समझ में आता है। किसी भी व्यक्ति से लाभ मिलता है तो लाभ लेना चाहिए। वो जो प्रवृत्ति शनि की है वो कुंभ राशि में दिखाई देती है। तो चाहे किसी का सत्व हो स्वभाव में, चाहे कोई रज हो या तमस हो, तो शनि किसी से ज्यादा झगड़ना नहीं चाहते हैं। कुंभ राशि का स्ट्रक्चर इस प्रकार से है, यानी हाथ में कुंभ यानी घड़ा लिए हुए एक व्यक्ति, इस प्रकार का स्वभाव कुंभ से हम समझ सकते हैं अमरीश पुरी जी का रहा। साथ में राहु भी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो सक्सेस मिली वो जीवन के कह सकते हैं दूसरे पड़ाव में मिली, या कह सकते हैं नियरली जब 40 रीच कर गए थे, 40 की उम्र पहुंच गए थे, तब जाकर उनको फिल्म में सफलता मिली। पहला अटेम्प्ट ज्यादा अच्छा नहीं रहा, और यह कह सकते हैं शुरुआती कौटुंबिक जो होती है, शुरुआत जो करते हैं वो यहां से देखा जाता है। हालांकि राहु यहां स्वग्रही माने जाते हैं और यहां का जो डिपॉजिटर है वो भी शनि स्वग्रही है, लेकिन जो हमारा मन होता है वो चंद्रमा से देखा जाता है। तो चंद्रमा राहु का मिलन कुटुंब भाव में है, तो इसको हम जीवन का प्राथमिक जो भाव होता है वो भी कहते हैं कि हमारा जो पालन पोषण शुरुआती जो हिस्सा है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। तो यहां चंद्रमा और राहु का मिलन है जो एक दृष्टि से ऋणात्मक दिखाई देता है, लेकिन अगर हम इनके डिपॉजिटर पर असर डालते हैं, इनके ओवरऑल जो रिजल्ट है वो तो रहेगा राशि के स्वामी के पास, शनि महाराज। तो शनि का जब प्रभाव आया, यानी शनि की जब दशाएं शुरू हुई, तो आप जानेंगे अमरीश पुरी जी को जब शनि की दशा लगी तभी इनके जीवन का एक स्वर्णिम जो समय रहा वो शनि की महादशा में ही रहा, और बहुत ऊंचाइयों तक शनि की महादशा ने पहुंचा दिया, क्योंकि वो धनेश भी हैं, और जब भी धनेश लग्न में बैठते हैं बली होकर तो व्यक्ति अपने श्रम से खूब धन जोड़ने में कामयाब हो जाता है। इस प्रकार शनि माने कुंडली का जो सबसे बड़ा बल निहित है वो राशि स्वामी और लग्नेश का स्वग्रही होना। कोई भी कुंडली देखते हैं तो हम ये कैसे जान सकते हैं कि कुछ जीवन में कुछ वर्षों को अगर छोड़ दें, क्योंकि अच्छा और बुरा समय तो जीवन में आना निश्चित है, वो तो
प्रकृति का अटल नियम है, मृत्यु लोक में कोई ऐसा नहीं हो सकता है जो आदर्श को पाले, क्योंकि आदर्श का मतलब वो मृत्यु लोक के लिए नहीं बना है शब्द। लेकिन वो एक सक्सेसफुल चार्ट माना जाए कि नहीं माना जाए वो निर्भर करता है हमारे लग्न और राशि बल पर। तो हमारा लग्नेश भी शनि है और राशि स्वामी भी शनि है, जो लग्न में बैठे हैं, बहुत बली होकर बैठे हैं। तो शनि ने जीवन में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को वो लेकर गए जीवन में। और जब भी लग्नेश बली होकर बैठता तो व्यक्ति को अपने शरीर से बहुत ज्यादा लगाव भी होता है, वो शरीर को बहुत पुष्ट भी रखता है। अगर आप अमरीश पुरी जी के बारे में पढ़ेंगे तो उनको व्यायाम, एक्सरसाइज भी बहुत अच्छी लगती थी। कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, कहीं भी शूटिंग चल रही हो, व्यायाम या एक्सरसाइज को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो ये भी बात हम में से कई लोग जानते ही हैं कि जब भी लग्नेश बली होता है, लग्न में बैठता है, तो व्यक्ति, ये चाहे हम अपने व्यायाम की दृष्टि से कह लें या हम शरीर को फिट रखने का पूरा प्रयास करते हैं और उसमें हम सक्सेस भी हो जाते हैं अगर कोई ऐसा बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो देख रहे हैं, बल्कि बृहस्पति की ही दृष्टि पड़ रही है, यानी जो राय देने वाले हैं वो बहुत अच्छे ग्रह हैं। उच्च का बृहस्पति लग्न को देख रहा है, तो बहुत अच्छा, जो एक मेंटर, गुरु के रूप में उनको सही राय देने वाले बृहस्पति उच्च के होके बैठे हुए हैं। और क्या क्या है, लग्न, लग्नेश, चंद्रेश देखते हैं। मकर लग्न का स्वामी शनि लग्न में प्रभावशाली ढंग से बैठा है। अगर हम अमरीश पुरी जी के बारे में बात करते हैं तो वो हम कह सकते हैं दो अलग अलग वाणियों का मिलन। हालांकि ज्यादा प्रभावशाली रूप में उनका एक कह सकते हैं जो विलन के रूप में वो फिल्म इंडस्ट्री में ज्यादा प्रसिद्ध हुए, लेकिन दोनों ही अभिनय किए। फिल्म मिस्टर इंडिया में एक संवाद बड़ा प्रसिद्ध रहा इनका, मोगैम्बो खुश हुआ, यानी जो एक हम खलनायक को कहीं ना कहीं जोड़कर देखते हैं। अगर ग्रहों में बात करते हैं, जैसे राहु है, डार्क साइड की जो प्लैनेट है, जो तमस को प्रधान ढंग से इंप्लीमेंट करना जानते हैं, तो दूसरे भाव में राहु का स्वग्रही होना, ये बहुत अच्छे ढंग से अपनी वाणी को तमस अगर दायरे में रखना हो तो भी रख सकते हैं, यानी कुछ ऋणात्मक खलनायक की वाणी के रूप में भी इसका इस्तेमाल करना हो तो किया जा सकता है। हालांकि वो ज्यादा महत्व का विषय बन जाता है अगर सिर्फ इमेज की बात करते हैं। जो एक वर्चुअल इमेज है, वो वर्चुअल इमेज के लिए अरुधा लग्न से दूसरा भाव देखा जाता है वाणी के रूप में। लेकिन फिर भी अगर हम, क्योंकि लग्न कुंडली से विचार कर रहे हैं, तो लग्न कुंडली भी इस बात को कहीं ना कहीं बताती है कि वाणी या जो हमारा ये जो फेस होता है, फेस में भी हमारा दूसरे भाव का बड़ा प्रभुत्व होता है। दूसरे भाव से व्यक्ति के फेस के बारे में, जो एक रौबदार व्यक्तित्व के रूप में माना जा सकता है, रौबदार वाणी मानी जा सकती है, उसमें कहीं ना कहीं राहु जैसे रूप बदलने वाले ग्रह का बल दिखाई देता है। तो दोनों ही रूप फिल्म के रूप में, जैसे मोगैम्बो, और फिर हमने DDLG फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के संवाद में ये अपनी जिंदगी जी, यानी एक व्यक्ति जो क्षमा करना भी जानता है। तो दोनों ही रूप के रूप में अमरीश पुरी जी को हमने फिल्म इंडस्ट्री में देखा, चाहे कोई खलनायक की भूमिका में हो, चाहे कोई कुछ परिस्थितियों के अनुसार दया करना, लेकिन ज्यादा जो उनका व्यक्तित्व जाना गया वो वाणी में एक रौबदार या एक खलनायक के रूप में उनकी वाणी को ज्यादा जाना गया, उसी से ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो दूसरा भाव वैसे हमारी स्पिरिचुअल टॉक्स के लिए होता है, हमारे धार्मिक संवाद के लिए होता है। तो हम तीसरे भाव को भी मिला के देखते हैं जब हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो तीसरे भाव का जो स्वामी है बृहस्पति, वो अपने से 1 2 3 4 5 अपने से पंचम होकर उच्च का होकर बैठा है। वैसे किसी भी स्टार कास्ट के लिए पंचम भाव बहुत ज्यादा मायने रखता है। पंचम भाव हमारा फैन फॉलोइंग बताता है। तो तीसरा भाव जो हमारी फॉर्मल टॉक्स है, समाज में हमारी वार्तालाप है, उससे पंचम होकर बृहस्पति का उच्च होकर बैठना ये बताता है कि व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली, फॉर्मल टॉक्स भी बहुत बड़ी होगी। कह सकते हैं दूसरे भाव का स्वामी भी स्वग्रही हो गया, तीसरे भाव का स्वामी उच्च का हो गया। तो संवाद बहुत बढ़िया रहा।
हालांकि दूसरे भाव में एक राहु का या रूप बदलने वाला व्यक्तित्व ज्यादा दिखाई दे रहा है। एक चेहरे के रूप में भी अगर हम इनके स्वभाव के बारे में पढ़े तो उनको कैप लगाना बहुत पसंद था। अमरीश पुरी जी को बड़ी टोपियां खरीदना, बाहर कभी जाते थे तो वो जानकारी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। वो कैप का कलेक्शन उनको बहुत पसंद था। तो वैसे हम जब सर्ग वाली कोई बात देखते हैं तो प्रथम भाव को देखा जाता है, लेकिन जो भी जिसका भी संबंध हमारे चेहरे से हो, चेहरे में कोई ज्यादा इस प्रकार की झुर्रियां हो, कोई इस प्रकार का कोई ऐसा व्यक्तित्व जो चाहे उसको रौबदार रूप में देखें, बड़ी हमारी आईब्रोज ज्यादा बड़ी हो, तो कहीं ना कहीं प्रथम और द्वितीय भाव में वो संबंध मिलेगा। तो दूसरे भाव में हम राहु को देख सकते हैं जो बड़ी आईब्रोज की बात करते हैं। ठीक हो गया। और फिर हमारा जो फॉर्मल टॉक्स है वहां एक विनम्रता भी है। जैसे हमने यहाँ एक डायलॉग के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि DDLG दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, उस फिल्म में एक भी अपनी जिंदगी आप जी, तो वो एक सात्विक गुण भी दिखाता है, वाणी का सात्विक प्रभाव भी वहां देखा जा सकता है। रूप भाव आध्यात्मिक वाणी में राहु स्वग्रही चंद्रमा के साथ मौजूद है, तो एक द्वंद्व भी देखा जा सकता है कि एक हालांकि राहु डोमिनेट कर रहे हैं दूसरे भाव में, लेकिन चंद्रमा जो हम स्वभाव से चंद्रमा को अगर जैसे अगर हम देखते हैं सूर्य और चंद्रमा के बीच गैप से हम काफी हद तक ये तय कर लेते हैं कि उनका स्वभाव कैसा रहा होगा, माने सत्व रज या तम की तरफ है। अगर इनके बीच में ज्यादा गैप बन जाता है सूर्य और चंद्रमा के बीच, इसका मतलब पूर्णिमा के नजदीक है, और अगर बहुत कम है तो अमावस्या के नजदीक है, और जब अमावस्या के नजदीक चंद्रमा आता है तो वो तमस की तरफ जाते हैं, और अगर वो पूर्णिमा के नजदीक आते हैं तो वो सत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी हम कह सकते हैं एक मिला जुला सा असर है। चंद्रमा अगर यहां होता तो पूरी तरह सत्व की बात करता, यहां और यहां तो वो सत्व और रज का मिला जुला मिलन चंद्रमा यहां है। तो हम कह सकते हैं ज्यादा जो वाणी है उसमें तम प्रवृत्ति हावी हो रही है, तो लेकिन उसका धनात्मक उपयोग राहु करेगा क्योंकि राहु अपने घर में बैठा हुआ है। ठीक हो गया। और फिर अगर हम बात करते हैं सांसारिक वाणी, तो उसमें बृहस्पति मीन राशि होकर बैठे। मीन राशि वैसे फेवरेट राशि किसकी है? शुक्र की फेवरेट राशि है। ठीक हो गया। तो शुक्र यहां एक्सेल्ड करते हैं बहुत बढ़िया ढंग से अपनी बात को रखने में। यहां पाइसेस का अर्थ होता है एक ऐसा ब्राह्मण, एक ऐसा समझदार व्यक्ति जो कभी कभी रोमांटिक भी हो जाता है, तो वो वाली बात हम यहां समझ सकते हैं। तो सांसारिक वाणी भाव का स्वामी बृहस्पति उच्च का होकर सप्तम भाव में स्थित है। पाइसेस उस तरफ इशारा करता है। तो पाइसेस में और सेजिटेरियस में बृहस्पति दो अलग अलग प्रकार से बर्ताव करते हैं। जहां सेजिटेरियस की बात आएगी वहां पूरी तरह नियमों से चलना, और जहां पाइसेस की बात आएगी वहां नियम तो हैं लेकिन कभी कभी स्वभाव में थोड़ा सा चंचलता आ जाती है क्योंकि जल तत्व राशि है। और साथ साथ शुक्र से हम समझ सकते हैं कि वो शुक्र प्रधान राशि बन जाती है। शुक्र का भी गुण वहां पाइसेस में देखा जा सकता है। तो वाणी में पूरी तरह समझदारी है लेकिन एक प्रेम भी झलकता है। तीसरे भाव से हम समझ सकते हैं व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें, क्योंकि अगर हम सिर्फ इमेज की बात करेंगे तो फिर इमेज के लिए हमें सिर्फ आरुधा कुंडली पर ही चर्चा करनी होगी। लेकिन अगर हम उनके वास्तविक, देखिए इसमें एक भेद है, समझना है। स्टार का भी एक रियल इमेज होती है, एक वर्चुअल इमेज होती है, वो अलग बात है। स्टार के लिए वर्चुअल इमेज का ज्यादा असर होता है। जिसे मान लीजिए समाज में कोई व्यक्तित्व बहुत ज्यादा ऐसा उसकी इमेज बन गई है कि बहुत बोल्ड है ये, लेकिन हम आस पड़ोस के लोगों से पूछते हैं तो कहते हैं नहीं, मतलब बोल्ड तो है ये लेकिन बहुत विनम्रता से सभी के साथ बातचीत करते हैं, अनुशासन का वो पालन करते हैं। तो ये अलग अलग विषय है कि मेरी एक्चुअल जो इमेज है वो रियल इमेज लग्न से तय होती है, लेकिन मैंने फिल्म में जो एक इमेज बना रखी है वो हम वर्चुअल इमेज उसको बोलते हैं, वो आरुधा से तय होती है। ठीक हो गया। अभी क्योंकि हमने मुख्य जो ज्यादा स्ट्रेस दिया है, ज्यादा हमने फोकस रखा है वो लग्न कुंडली पर ज्यादा रखा है। जितनी भी अभी तक हमने कुंडलियां डिस्कशन में लाई है वो लग्न कुंडली से ही देखी है।
हम आगे कभी विचार करेंगे जब हम अरुधा को भी शामिल कर पाए, जो एक वर्चुअल इमेज की बात करता है वो, लेकिन उनके आस पड़ोस में रहने वाले लोग, उनके रियल लाइफ में जो लोग हैं वो उस इमेज को लेकिन डिनाई करते हैं। वो सिर्फ एक आइकॉन टीवी के माध्यम से, या कोई ऐसा राजनेता है, उनकी कई दफा इमेज कुछ और होती है और रियल लाइफ में कुछ और होता है। तो वो चीजें ज्यादातर स्टार कास्ट हैं, कोई पॉलिटिशियंस हैं, उनके लिए विशेष रूप से अरुधा लग्न देखा जाता है, स्पेशली पंचम भाव, क्योंकि वो फैन फॉलोइंग की बात करते हैं। तो लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली से, तो यहां पर अभी पंचम भाव का जिक्र होता है, हम लग्न कुंडली से देख लें और चंद्र कुंडली से देख लें, पंचमेश धन योग व राजयोग बना रहा है। लग्न कुंडली से देखते हैं अगर पंचम भाव का स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र जो इस लग्न के लिए योग कारक है, वो छठे भाव में बैठकर बुध के साथ बैठे हुए हैं। ठीक हो गया। तो बुध नवमेश है और जो वीनस है शुक्र, वो पंचमेश भी हैं और दशमेश भी है, यानी कर्म भाव का स्वामी भी है। कर्म भाव का स्वामी अपने से 7, 8, 9 अपने से नवम होकर षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं। और वैसे छठा भाव हम रिपु के लिए देखते हैं या शत्रु के लिए माना जाता है। स्वग्रही होगा क्योंकि बुध बैठे, तो रोग का तो कोई ऐसा चांस दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो हमारा कर्म क्षेत्र है, हमारा जो कार्य हमने किया, उसमें कार्य का संबंध कहीं ना कहीं विलन से दिखाई देता है या रिपु से दिखाई देता है। ठीक हो गया। तो उस प्रकार से भी हम समझ सकते हैं कि वो भी एक धनात्मक संबंध दिखाता है रिपु भाव से। ठीक हो गया। यानी एक विलन के रूप में ज्यादा अच्छा, ज्यादा ख्याति मिली अमरीश पुरी जी को, वो भी बुध शुक्र का राजयोग भी बन रहा है और वो धन योग भी बन रहा है। ठीक हो गया। और हालांकि शुक्र और सूर्य में ज्यादा नजदीकियां नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत नजदीकी होती हैं तो फिर वो हमारा जो एक बोलते हैं राजा, जो हमारा आदेश देने वाली प्रवृत्ति है, वो हमारे रोमांस को डिस्टर्ब कर सकती है। तो इसलिए शुक्र का बहुत नजदीक सूर्य से आना हमारा जो रोमांस है वो बाधित कर सकता है। तो हम कभी भी कुंडली देखें तो ये जरूर देखें कि कितना गैप है। हालांकि यहां पर हमने डिग्री मेंशन नहीं की, लेकिन यहां ठीक गैप है। और अस्त का सबसे ज्यादा दोष भी हम शुक्र को मानते हैं, क्योंकि 2 साइडेड एनिमी होकर शुक्र अगर अस्त हो जाएंगे सूर्य से, तो वो हमारा जो रोमांस कह लीजिए आप, और हमारा जो मैरिड लाइफ को भी वो डिस्टर्ब कर सकते हैं। बट यहां पर वो नैरो स्केप अच्छे से बच जाते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा पर राहु केतु प्रभाव विदेशी प्रभाव बनाता है। ठीक हो गया। ये भी हमने कई अपने वीडियो में डिस्कस किया है कि अगर विदेशी संबंध देखना चाहते हैं तो लग्नेश पर राहु केतु प्रभाव, लग्नेश का 12वें भाव के स्वामी के साथ संबंध, लग्नेश का लंबी यात्रा भाव में जाना, नवम भाव में जाना, चंद्रमा का नवम भाव संबंध, द्वादश भाव के साथ संबंध, या जो फॉरेनर्स को रिप्रेजेंट करता है राहु केतु, अगर चंद्रमा उनके साथ संबंध बना लेता है तभी भी हमारा अच्छा प्रभाव रहता है विदेशियों के ऊपर। हालांकि हम ऐसा तो नहीं कहेंगे कि भाई विदेश में जाकर वो बस ही गए, लेकिन हाँ, विदेशियों के बीच बहुत लंबा समय बिताना वो बिल्कुल होता है अगर हमारा चंद्रमा राहु के साथ संबंध बनाए या राहु लग्न में आ जाए, तो भी हमारा जो संबंध है वो विदेशियों के साथ बन जाता है। अपना जो हमारा जन्म स्थान है, वहां जन्म स्थान से बहुत दूर रहने वाले लोगों के साथ हमारे अच्छे संबंध होंगे अगर राहु मित्रवत होकर वहां बैठ गया। तो अभी तो राहु अपनी ही राशि में बैठ गए, तो बहुत बढ़िया संबंध देखा जा सकता है। तो कुल मिला के हम, हालांकि कुंडली में डिस्कशन करने के लिए अनंत विषय हैं, इनको हम 15-20 मिनट में कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने जो अध्ययन विषय शुरू किया है, हम धीमे धीमे एक यहां पहले हल्का सा प्रीव्यू लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर और गहन अध्ययन करेंगे, उसमें और अतिरिक्त चार्ट भी शामिल करेंगे, और इसी प्रकार से हम बिगनर से
इंटरमीडिएट और फिर एडवांस लेवल कवर कर लेंगे। ठीक हो गया। केतु यहां सिंह राशि में अच्छे माने जाते हैं और केतु का 4, 8, 12 संबंध अगर बनता है राशियों में तो वो मुक्ति पाठ के लिए अच्छा माना जाता है। और यहां बहुत अच्छी स्थिति बनी हुई है बृहस्पति की। बृहस्पति जो 12वें भाव के भी स्वामी हैं और तीसरे भाव के भी स्वामी हैं, सप्तम भाव में उच्च के होके बैठे हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं हमारा जो एक पार्टनर की दृष्टि से भी अच्छा है। जैसे मैं बता रहा था कि सूर्य और शुक्र की नजदीकी अच्छी नहीं मानी जाती है कई मामले में, लेकिन अगर कुंडली का सप्तम भाव बहुत बली है तो फिर ये नलीफाई हो जाता है। ये दोष जो है शुक्र और सूर्य का ये काफी हद तक कम हो जाता है। तो उस प्रकार से भी आप चीजों को देख सकते हैं कि सूर्य शुक्र बहुत नजदीक हैं तो ठीक है, निश्चित रूप से हमारे पार्टनर को ये शिकायत रह सकती है कि आप अपने कार्य में ऐसे बिजी हो जाते हैं, राजा की तरह लगे रहते हैं, तो मुझे कम समय दे पाते हैं। लेकिन अगर सप्तम भाव हमारा, सप्तमेश हमारा अच्छी स्थिति में बना हुआ है, इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट, तो हम बृहस्पति जैसा ग्रह तो ऐसा है जो इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट यानी त्वरित प्रभाव के साथ साथ रिजल्टेंट को भी बाधित कर सकता है, यानी रिजल्टेंट को भी अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकता है। तो ये बहुत ही ज्यादा शुभ स्थिति बन जाती है कर्क राशि में बृहस्पति, क्योंकि इनसे ज्यादा शुभ ग्रह कोई नहीं है। इसलिए हमें ये जरूर देखना है जब भी हम कभी त्वरित प्रभाव या इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट और रिजल्टेंट की बात करें या ओवरऑल जो फल हमें मिलना है, उसमें हम ये जरूर देखेंगे कि कोई एनिमी होकर त्वरित प्रभाव या इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट बना रहा है या कोई उच्च का होकर इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट या त्वरित प्रभाव बना रहा है। तो अभी बृहस्पति अगर उच्च का होकर त्वरित प्रभाव बनाएगा तो रिजल्टेंट में इनकी अहम भूमिका होगी। हम कह सकते हैं जैसे कोई सिटिंग एलिमेंट्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा 30%, 35% तक ही प्रभाव डालते हैं, लेकिन रिजल्टेंट किसके हाथ में रहता है? 70% जो मुख्य दायरा है वो तो घर के मालिक के पास निर्भर करता है। लेकिन ये दायरा बदल जाता है अगर कोई ग्रह उच्च का होकर वहां बैठा हुआ है। जैसे अब बृहस्पति अगर आ गए उच्च के हो गए तो फिर ये दायरा कह सकते हैं करीब करीब अब जो सिटिंग एलिमेंट है उसके पास चला गया है वो 50% या कहीं 50% से भी ज्यादा पार्ट अभी उच्च के ग्रह के पास आ गया। और उसके बाद फिर ये क्योंकि बहुत प्रसन्न है वो इस राशि अनुसार पूरा ढल जाता है और रिजल्टेंट फिर यानी अगर हम चंद्रमा को राहु से ग्रसित भी मान लें तभी भी बृहस्पति हमें फेल नहीं होने देगा। अगर हम 30% मार्क्स में किसी को पास कर रहे हैं तो अकेले 50% तो बृहस्पति के पास ही हो गया, उच्च का बृहस्पति आ गया। तो चाहे हमारा डिपॉजिटर बृहस्पति का फेल भी हो जाए तभी भी अपने को कोई चिंता नहीं है अगर कोई ग्रह इस प्रकार स्थिति में आ जाते हैं। और बृहस्पति का केंद्र में आना बहुत सभी ग्रंथों में एक मत से बात कही गई है कि बृहस्पति का केंद्र में आना सभी दोषों को कम कर देता है। ठीक हो गया। तो ये हम चीजें यहां से काफी हद तक क्लियर कर सकते हैं। और भी कई बातें हैं जिसको हम चर्चा करें तो काफी हद तक समझ सकते हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण एक कुंडली पर हम शुरुआत में एक सीमा से ही समय देंगे। धीरे धीरे फिर हम उन कुंडलियों को आगे जब चर्चा में दोबारा लाएंगे तो उसके और भी कई रूप डिस्कस करेंगे। चंद्र कुंडली डिस्कस करेंगे, नवमांश डिस्कस करेंगे और जैसे मैंने बताया अरुधा भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक वीडियो में ये कर पाना संभव नहीं हो पाता है। आपके सहयोग के लिए, आपके कमेंट्स के लिए सदा ही हम आपका धन्यवाद देते रहेंगे। इसी प्रकार से अपना प्यार, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।